नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की मैथ क्लास में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 के वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने कार्यपत्र के यानी वर्कशीट फर्स्ट के बारे में चर्चा कर ली थी। आज वर्कशीट सेकंड के अपन कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए अपन क्लास पे चलते हैं। तो वर्कशीट दो के जो कुछ क्वेश्चन हैं उसमें 4 क्वेश्चन तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं और कुछ क्वेश्चन अतिलघुत्मक टाइप के हैं। तो ये अपन करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पूछा गया है कि संख्या 6 और 20 का भाज्य गुणनखंड विधि से मैसे ज्ञात कीजिए। तो जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा इसमें पूछा गया है 6 व 20 का भाज्य गुणनखंड, 6 व 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से मैसे गुणनखंड विधि से मैसे मैसे पूछा गया है। तो देखो कैसे निकालेंगे मैसे। जब भी अपन इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करते हैं सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड, देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। आप सारणी से इनकी अभाज्य संख्या आपको पता ही होगी, नहीं पता तो मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। ये सारी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। वे संख्या जो केवल जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं या फिर वो जो स्वयं की टेबल में आती है वह सारी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? तो 6 को अगर अपन सारणी से तोड़ते हैं तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 यानी 2 की घात 1 और 3 की घात 1। ऐसे 20 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? तो देखो 20 की सारणी से करोगे 2 का भाग यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10। फिर 10 भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा? 5। और 5 में 5 का ही भाग जाएगा तो 5 में अभाज्य संख्या। तो 2 कितनी बार आया? 2 बार आया तो इसे लिखेंगे अपन 2 की घात 2। और 5 एक बार आया तो 5 की घात 1। जब भी अपन की दी गई संख्याओं का मैस यानी एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेते हैं। तो यहाँ पे मैस पूछा गया अपने को, तो मैस निकालेंगे 6 व 20 का। तो 6 20 का मैसे निकालेंगे तो इनकी न्यूनतम घात यानी यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है। तो अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात होगी 2 की घात 1। यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने का मतलब यहाँ पे 3 की घात 0 है। तो न्यूनतम घात बनेगी 3 की घात 0। ऐसे इसमें देखें तो यहाँ पे 5 की घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो न्यूनतम घात बनेगी 5 की घात 0। इसको सरल करते हैं तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे 3 की घात 0 का मान 1 होगा, 5 की घात 0 का मान भी 1 होगा। तो क्या आया? इनको गुणा करेंगे तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 6 और 20 का एचसीएफ यानी मैथ से पूछा गया। तो मैथ से अपना कितना आया? 2। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन रहेगा। नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है पाई क्या है। तो देखो पिछली कक्षा में अपन चर्चा कर चुके हैं कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का जो मान अपन लिखते हैं 22/7 वो क्या है? एक परिमेय संख्या होती है। जो अपन ने पिछली कक्षा में इसको समझाया भी था और समझ के अपन ने देखा भी था कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? जो 22/7 है वो पाई का एकदम एग्जैक्ट मान नहीं होता, लगभग यानी निकटतम मान होता है। इसलिए 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन अपने को दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 ऑप्शन दिए अपने को। ए दिया है √64/81, ब दिया है 2√3, स दिया है √21/33 और द दिया है √3.2। इनमें से पूछा गया है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपन एक ही करके चेक करते हैं। देखो √64/81 का मतलब 64 पे भी रूट है और 81 पे भी क्या है? रूट है। इनको अपन गुणनखंड करेंगे तो 64 देखो 8 का स्क्वायर है तो इसको 8 गुणा 8 लिख सकता हूँ मैं। 81 कितने का? 9 का है तो इसको 9 गुणा 9 लिख सकता हूँ।
और जब भी रूट के अंदर कोई भी दो संख्या पेयर यानी युग्म के रूप में आए तो इसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। 8 और यहाँ पे 9 आ रहा तो यहाँ पे 9। तो देखो ये एक प्रीमिय संख्या बन रही है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे q नॉट इज इक्वल टू 0 और ये दोनों पूर्णांक है, इसका मतलब ये प्रीमिय संख्या है। प्रीमिय संख्या है इसका मतलब क्या हुआ कि ये अप्रीमिय संख्या नहीं है। तो यही अपने से पूछा गया कि निम्न में से कौन सी अप्रीमिय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखो 2√3 एक अप्रीमिय संख्या है, ऐसे ही √21 बटा 35 भी अप्रीमिय है, √3 √2 भी अप्रीमिय है। यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा क्योंकि ये एक प्रीमिय संख्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 5 माइनस √2 किस प्रकार की संख्या है। तो मैं आपको बता दूं किन्हीं दो अप्रीमिय संख्याओं को अगर जोड़ते घटाते हैं तो बनने वाली संख्या भी एक अप्रीमिय संख्या ही बनती है। इसी प्रकार अगर किसी प्रीमिय संख्या में अपन कोई अप्रीमिय संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो बनने वाली नई संख्या भी क्या होती है, अप्रीमिय संख्या ही बनती है। तो यहाँ पे देखो 5 क्या है, 5 को अगर ऐसे लिखा जा सकता है 5 बटा 1, ये क्या है एक प्रीमिय संख्या और यहाँ पे √2 क्या है अप्रीमिय संख्या है। जब प्रीमिय संख्या में से, अभी मैंने आपको बताया कि प्रीमिय संख्या में से कोई भी संख्या अप्रीमिय संख्या, इसी प्रीमिय संख्या में से अप्रीमिय संख्या जोड़ते हैं घटाते हैं तो बनने वाली संख्या भी क्या है, ये अप्रीमिय संख्या ही होगी। बनने वाली संख्या भी क्या होगी, अप्रीमिय संख्या होगी। तो यहाँ पे ये जो दी गई संख्या है वो किस प्रकार की संख्या होगी, एक अप्रीमिय संख्या होगी। तो ये अपना ऑप्शन नंबर है वो सही एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का एक अप्रीमिय संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 1260 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखो वही अपना सारणी वाला तरीका रहेगा। यहाँ पे अपन सारणी बनाएंगे 1260 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या अपने पास लिखी हुई है, देखो 2 से सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 3 0 यानी 630। फिर से इकाई का अंक 0 है तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भाग देंगे 630 में तो कितनी बार जाएगा 315। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है, विषम अंक आ गया। तो देखो 315, इसमें जब 2 का भाग तो नहीं जाएगा तो चेक करो इसमें 3 का भाग जाएगा क्या। तो वही सारी संख्याएं जिनके अंकों के जोड़ में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ के देखो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब 315 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 105। 105 में फिर देखो 3 का भाग जाएगा, इनमें जोड़ेंगे तो 6, 6 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। भाग देंगे तो कितना आएगा 3 3 9 और 1 बचा 5 3 15। अब देखो 3 का भाग तो नहीं जा रहा लेकिन अब किसका भाग जाएगा, आगे वाली भाज्य संख्या 5 का भाग, और फिर साथ में किसका भाग जाएगा, भाज्य संख्या 7 का ही जाएगा। तो इनके अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है। तो 1260 के अभाज्य गुणनखंड अपने को पूछा है घातांक रूप में, अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं घातांक रूप में। तो देखो क्या बनेंगे घातांक रूप में, 2 भी 2 बार यानी 2 की घात 2 और 3 भी 2 बार यानी 3 की घात भी 2। 5 एक बार ये है तो यहाँ पे 5 की घात कितनी आएगी 1, और 7 भी एक बार ये है तो यहाँ पे 7 की घात कितनी आएगी 1। तो इस प्रकार 1260 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड किया, क्या आया 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। तो ये छोटा सा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें 1260 के अभाज्य गुणनखंड अपने को घात के रूप में पूछे गए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न 6 पे। तो देखो छठा क्वेश्चन अपना क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि 55 और 88 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 55 व 88 का एलसीएम लय से ज्ञात करना पड़ेगा, लय से पूछा गया है। तो आपको स्क्रीन पर नजर ही आ रहा होगा कि इसमें लय से पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन 55 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 55 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 55 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, वही अपने सारणी वाली विधि से दोनों 55 और 88 के क्या करेंगे अपन गुणनखंड करेंगे। तो 55 में देखो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 5 का भाग जाएगा, कितनी बार 11 बार, 11 में किसका जाएगा 11 का ही जाएगा। 88 के करते हैं तो अपन 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया 44 बार, फिर 44 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया 22 बार, 22 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया 11 बार, 11 एक अभाज्य संख्या तो 11 में 11 का ही जाएगा, कितनी बार 1 बार। तो इनके गुणनखंड अपन ने किए तो 55 के गुणनखंड किए तो क्या आया 5 गुना 11, 5 एक बार है तो 5 की घात 1 और 11 भी एक बार है तो 11 की घात 1। इसी प्रकार 88 के अभाज्य गुणनखंड अपन ने किए तो क्या आया देखो
दो कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ पे 2 की घात कितनी आ जाएगी, 3, और 11 एक बार ये है, तो यहाँ पे 11 की घात भी क्या आएगी, 1। तो अब देखो, जब भी किसी संख्याओं की अपन लेस है यानी एल निकालते हैं तो उनके अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेते हैं। तो 55 तो 88 का एलसीएम अपन निकालेंगे तो क्या आएगी, अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात है, अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे 5 की घात 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अधिकतम घात बनेगी 5 की घात 1। यहाँ पे 11 की घात 1 है, यहाँ पे भी 11 की घात 1 है, तो अधिकतम न्यूनतम दोनों में समान ही बनेगी। यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब अधिकतम घात कुछ नहीं है तो 0 है, तो यहाँ पे अधिकतम घात बनी 2 की घात 3। इसको सरल करते हैं तो 5 की घात 1 5 इंटू 11, यहाँ पे देखो 2 की घात 3 का मतलब है कि यहाँ पे 2 की घात 3 कितनी बार गुणा होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका मान हो जाएगा 8। इसको सरल करते हैं तो 5 11 8 88, इनको गुणा करके लिख देंगे। 88 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 इंटू 40 असल की 4, 5 इंटू 40 और 4 44, यानी कि इनको गुणा करने पर आएगा 440। तो इस प्रकार अपने 55 और 88 का से निकाल लिया कितना है, 440। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 440। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे अपन चलते हैं। पूछा गया है 4052 और 12576 का मैं से ज्ञात कीजिए। देखो बड़ी संख्या दी गई है, इसमें अपने को मैं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो चर्चा करते हैं अपन। 4052 12,576 इनका मैं से याद करना, तो तरीका अपना वही रहेगा, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले अपन 4052 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो क्या बनेंगे अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का भाग इसमें जा रहा है तो 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2026। फिर से जिसमें 2 का भाग जा रहा है 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1013। अब 1013 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, चेक करो 3 का भाग जाएगा क्या, इनको ऐड करते हैं तो 4 आता है, 4 में 3 का भाग नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाएगा। इकाई का अंक 3 है तो इसका मतलब इसमें 5 का भी भाग नहीं जाता। कहाँ 5 का भाग उन्हीं संख्या में जाता है जिनकी इकाई का अंक 0 और 5 हो। अब 7 का लिए चेक करते हैं तो 7 का भी विभाजक का नियम देखें तो देखो आप ऐसे चेक कर सकते हो, नहीं तो आप भाग देख के भी इसमें देख सकते हो। अंतिम अंक को 2 से गुणा करेंगे और जो आएगा उसको शेष बची संख्या में से घटाना है, यानी 101 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 95 में 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 113 में भी 7 का भाग पूरा नहीं जाएगा। ऐसे 11 के लिए अपन चेक करें तो 11 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर यदि 11 का गुणज हो तो वो पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, ये पहले विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और फिर सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग 3 आया। इन दोनों का अंतर देखते हैं तो क्या आया 1, जो कि 11 का गुणज नहीं है। इसका मतलब 1013 11 से विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार अपन ने कुछ अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करके देखा लेकिन ये विभाजित नहीं हो रही, तो क्या 1013 स्वयं एक अभाज्य संख्या हो सकती है? तो इस प्रकार इतनी बड़ी संख्याओं को अभाज्य संख्या होने या नहीं होने का पता अपन कैसे करेंगे? तो देखो 1013 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे तो 1013 से जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी 1024, जो किसका वर्ग है, जो 32 का वर्ग है। तो अपन क्या करेंगे 32 से छोटी अभाज्य संख्या लिखेंगे। तो 32 से छोटी अभाज्य संख्या कहां तक है, देखो ये यहां तक 32 से छोटी सारी अभाज्य संख्या है। अगर इन सारी संख्याओं में से किसी से भी अगर 1013 विभाजित नहीं होती है तो अपन कहते हैं कि 1013 एक अभाज्य संख्या है। और अगर इनमें से किसी भी एक संख्या से अगर ये विभाजित हो जाती है, पूरा भाग चला जाता है, तो ये फिर अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अपन 11 तक भाग देके देख लिया, आगे अपन भाग देके देखते हैं। तो देखो 1013 में 11 तक भाग नहीं किया, 13 का देख के देखते हैं तो 13 7 91 बचा 10 103, यानी 13 का भी भाग इसमें पूरा नहीं जाएगा। 17 का देख के देखते हैं तो 17 अपन जो 85 और घटाएंगे 16 163, यानी 17 का भाग इसमें पूरा नहीं जा रहा। 19 का भाग देंगे तो 19 5 95 तो बचा 6 63, यानी कि 19 का भाग इसमें पूरा नहीं जाएगा। तो अब अपन किसका भाग देके देखेंगे 23 का देखेंगे। 23 का भाग देंगे तो 23 दूनी 46, 23 3 69, 23 चौक 92 और बचेगा 9 93, इसका मतलब 23 का भाग इसमें पूरा नहीं जाएगा। 29 का भाग देंगे तो देखो 29 का भाग देंगे तो 101 29 दूनी 29 87 बचा 14 143, यानी 29 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अब देंगे 31 का, तो देखो 31 का भाग देंगे तो 31 दूनी 62 31 दूनी 62 31 93, तो बचेगा 8 83, इसका मतलब इसमें 31 का भाग भी नहीं जा रहा। इसका मतलब 32 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है
उससे किसी से भी 113 डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब 113 स्वयं एक अभाज्य संख्या है। तो 113 में 113 का ही भाग जाएगा, क्योंकि 113 स्वयं एक अभाज्य संख्या है। तो देखो 4052 के अभाज्य गुणनखंड अपने कौन से बने, दो दो बार आए, इसका मतलब इसको लिखेंगे 2 की घात 2, और 1013 एक बार ये है तो इसे लिखेंगे 1013 की घात 1। इसी प्रकार 12576 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसी सारणी विधि से। तो देखो 12576, इसमें मैं 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 2 बार, 8 बार और 8 बार, फिर से 2 का भाग जा रहा है, देखो 3 बार, 1 बार, 4 बार और 4 बार, फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, देखो 1 बार, 5 बार, 7 बार और 2 बार, फिर से 2 का भाग जा रहा है 7 बार, 8 बार और 6 बार, फिर से 2 का भाग जा रहा है। देखो इकाई का फिर सम संख्या है, 2 का भाग देंगे तो 2 3 6, 2 ने 18 और 2 3 6। अब 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि इकाई में विषम आ गया। तो देखो इनको जोड़ के देखेंगे तो 15, 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दे दो भाग, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 एकम 3, 131। अब 131 में देखो 3 का भाग तो पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में एक आ रहा है, 7 का भी इसमें नहीं जाएगा। इसका मतलब 131 कहीं स्वयं तो भाज्य संख्या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए अपन वही तरीका अपनाते हैं। 131 से जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगी, 144। को 144 कितने का वर्ग है, 12 का, यानी 12 का स्क्वायर 144। तो 12 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11। अगर इनसे अगर ये डिवाइड नहीं होती है तो अपन कर देंगे ये 131 एक अभाज्य संख्या है, और इनमें से किसी भी एक भी संख्या से ये विभाजित हो जाती है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसमें 2 का भी भाग नहीं गया, 3 का भी नहीं गया, 5 का भी नहीं गया, 7 का भी नहीं गया। 11 को और देख लेते हैं, 11 एकम 11 बचेगा तो 21, यानी इसमें 11 का भी भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि 131 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 131 में 131 का ही भाग जाएगा, कितनी बार, एक बार। तो ये अपने 12576 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो मैं लिखता हूँ 12576 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो क्या बनेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 कितनी बार है, 3 4 और 5, यानी 2 5 बार आए तो 2 की घात 5 इंटू 3 एक बार आए तो यहाँ पे 3 की घात 1, और 131 भी एक बार आया तो यहाँ पे 131 की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो किन्हीं भी संख्याओं के मैं से निकालते हैं तो उनके अभाज्य गुणनखंडों की कौन सी घात लेते हैं, न्यूनतम घात। तो मैं से निकालेंगे तो देखो 4052 व 12576 का मैं से निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंडों की कौन सी घात लेते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेंगे, न्यूनतम घात। तो देखो न्यूनतम घात यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 5 है, तो इनकी न्यूनतम घात आई 2 की घात 2। यहाँ पे 1013 की घात 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1000 कुछ नहीं होने वाला, 1013 की घात क्या है, 0, जो कि क्या होगी, न्यूनतम होगी। यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 3 की घात 0 है, तो न्यूनतम बनेगी 3 की घात 0। यहाँ पे 131 की घात 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 131 की घात 0 क्या होगी, न्यूनतम घात होगी। अब इसको सरल करते हैं तो घातांक में देखते हैं कि किसी भी संख्या की घात 0 तो इसका मान क्या हो जाता है, 1। तो 2 की घात 2 का हो जाएगा 2 दूनी 4, इसका आएगा 1 गुणा 1 गुणा 1, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4। तो 4052 और 12576 के अभाज्य गुणनखंड करके अपन ने जब मैथ से निकाला तो क्या प्राप्त हुआ, 4। तो ये अपना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे चर्चा करेंगे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का हल अपन देखते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला दो संख्याओं के लस है और मैथ में संबंध क्या होगा। तो पिछली क्लासों में भी अपन चर्चा कर सकते हैं, जो कर चुके हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लस है गुणा मैथ के बराबर होता है। जैसे लिख के बताऊं आपको, कोई भी दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, कोई भी दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल अपन करते हैं वो किसके बराबर आएगा, उनके लस है यानी कि एलसीएम गुणा मैथ है यानी कि एचसीएफ के बराबर होगा।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किन्हीं भी दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल उनके लस से गुणा मैस के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं, माना पी व क्यों दो धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या, तो इनको देखो अगर इस प्रकार की संख्या अपने को दी हुई है तो इसका इन दोनों संख्याओं का गुणा यानी पी गुणा क्यू किसके बराबर आएगा, एलसीएम गुणा पी इंटू क्यू और गुणा एचसीएफ संख्या पी और क्यू का, यानी कि इनके बराबर होगा इन पी और क्यू का गुणनफल इनके एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, किन्हीं भी दो धनात्मक संख्या का गुणनफल उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया है, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि 24 और 72 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 24 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, वही सारणी वाला तरीका रहेगा अपना, 2 का भाग जा रहा है 12 बार, 12 में फिर 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 2 कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पे 2 की घात 3 इंटू 3 एक बार ये है, तो 3 की घात क्या बनेगा 1। तो ये 24 के अपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसी प्रकार 72 का भी पूछा गया, तो 72 के भी अभाज्य गुणनखंड अपन निकालेंगे। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखो क्या आएगा 72 के अभाज्य गुणनखंड। वही सामने वाला तरीका आपको अपनाना है, 2 का भाग देंगे 72 में तो कितना आएगा 36, और 36 में 2 का भाग देंगे तो क्या आया 18, 18 में फिर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 9, 9 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग देंगे तो 3 बार, और 3 में 3 का दिए तो 1 बार। तो यहाँ पे 2 3 बार आए तो 2 की घात 3, और 3 2 बार आए तो हाँ 3 की घात 2। और पूछा गया है इनका एलसीएम यानी लय से पूछा गया है, तो लय से निकालो तो दोनों का 24 व 72 का। तो क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेते हैं तब लय से निकलता है। तो अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात, जब आप अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लोगे तो लय से निकलेगा। अधिकतम घात देखो यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे भी 2 की घात 3 है, ये समान है तो अधिकतम न्यूनतम यही होगी। और यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 1 है, तो अधिकतम घात क्या आएगी 3 की घात 2। इसको सरल करेंगे तो देखो 2 की घात 3 को भी सरल किया था, क्या है 8, और 3 की घात 2 को मतलब 3 3 9, 8 9 72, यानी कि इनका गुणनफल बनेगा 8 और 9 का 72। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया था 24 और 72 का लय से ज्ञात करो। तो 24 और 72 का लय से कितना प्राप्त हुआ 72। यहाँ पे एक बात आप और देख सकते हो, किन्हीं भी दो संख्याओं में से पूछा जाए कि उनका लय से क्या होगा, जो बड़ी से बड़ी संख्या है बची यानी शेष बची संख्या अगर उनका गुणनखंड हो तो जो लय से आएगा वो बड़ी वाली संख्या होगी। तो देखो यहाँ पे ये दो ही संख्या यहाँ पे दी हुई थी, इनमें 24 और 72, तो 24 इस 72 का ये गुणनखंड है, तो इनका लय से जो आएगा वो क्या आएगा बड़ी वाली संख्या 72 ही आएगा। तो देखो अपना लय से क्या प्राप्त हुआ है 72। अब अपन कार्यपत्रक सेकंड का अंतिम और लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो देखो क्या दिया गया है अपना, x एक संख्या जिसका मान दिया 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 तथा y एक संख्या दी गई जिसका मान दिया गया है 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 हो, तो x और y का लेस और मैस ज्ञात कीजिए। अपने को यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में एक तो x का मान दिया गया है, इनके गुणनखंड करके दिए 2 की घात 3 और 3 की घात 2, और एक y का मान दिए गए हैं 2 की घात 2 और 3 की घात 2। पूछा गया है इनका लेस और मैस ज्ञात करो। देखो पहले लेस ज्ञात करते हैं, किस किस का x और y का, x और y का लय से ज्ञात करें तो अभाज्य गुणनखंडों की कौन सी घात लेंगे अपन, लय से के लिए अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। तो देखो अधिकतम घात क्या बनेगी यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो अधिकतम घात बनेगी 2 की घात 3। यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ पे भी 3 की घात है, तो अधिकतम न्यूनतम दोनों में समान ही है। 2 की घात 3 का मान आता है 8 और 3 3 कितना था 9, तो इनका लय से प्राप्त होगा अपने को 72। अगर इनका मैस से देखें अपन x व y का, तो देखो क्या प्राप्त होगा, अभाज्य गुणनखंडों की कौन सी घात लेते हैं मैस से निकालने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंडों की अपन अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेते हैं कि न्यूनतम घात लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात क्या आएगी, यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो न्यूनतम घात आएगी 2 की घात 2, और यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ पे भी 3 की घात 2 है, तो न्यूनतम घात आएगी 3 की घात 2। इसको सरल करेंगे, 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4, 3 की घात 2 मतलब 3 3 9,
तो इनका हमेशा कितना प्राप्त होगा 36। तो ये था अपना वर्कशीट सेकंड का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एक्स और वाई का लेसर पूछा गया जो प्राप्त हुआ अपना 72 और मैसर पूछा गया जो प्राप्त हुआ 36। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 की आंसर हो जाएंगे 72 और 36। तो आज अपन ने जो अपनी वर्कबुक थी इसका कार्यपत्रक सेकंड के 10 के 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे वर्कशीट के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।